से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एनसीईआरटी को आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें देख रहे हैं पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 11th की हमने एक उसका पार्ट कंप्लीट कर दिया है। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। आप हमारे चैनल पे जाकर उसके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 11th की ही पॉलिटी की ही एनसीईआरटी है, इसका दूसरा पार्ट है और ये राजनीतिक सिद्धांत है। यहाँ पे हम राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर हैं और इसमें हर एक, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, इन सब के बारे में ब्रॉड टाइप से जानेंगे। और ये पूरी ही बुक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी में तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते ही हैं। स्टेट पीसीएस में अभी तक फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछली 2 बार से जब से इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, यूपी पीसीएस ने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से हमें कोई भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी हो या फिर कहीं पे भी कॉन्सेप्ट को समझना हो, तो एनसीईआरटी से बेहतर कहीं पे और कुछ है नहीं। तो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस एनसीईआरटी में हम पॉलिटिकल साइंस के, जो भी पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरी तरह से डायनेमिक होता है और इसमें चीज़ें रोज़ रोज़ अपडेट होती रहती हैं। हम देखते रहते हैं कि सरकार बन रही है, बिगड़ रही है, किस तरह की नीतियां लागू कर रही है, क्या वो जनता के हित के लिए हैं कि जनता के हित के लिए नहीं है। नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं और हमारे क्या क्या संवैधानिक अधिकार हैं, क्या हमारी सरकार हमारे उन अधिकारों को दे रही है कि नहीं दे रही है। ये सब चीज़ों को जानने के लिए भी, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी हमें पॉलिटी की एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस तरह से ये पॉलिटी की एनसीईआरटी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे चैप्टर 1 देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय क्या क्या है। तो इसमें हम देखेंगे किस किस तरह से राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ही बात कही गई है कि मनुष्य 2 मामलों में अद्वितीय होता है। सबसे पहले तो उसके पास विवेक होता है और उसे जो भी वो विवेक होता है, जो भी वो सोचता समझता है, उसे अपनी गतिविधियों में व्यक्त करता है। वो एक दूसरे से संवाद करता है, इसके लिए भाषाओं का प्रयोग करता है और इस तरह से जो भी इनकी इच्छाएं होती हैं मनुष्यों की, वो ये व्यक्त करता है। और इस तरह से जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसकी जो भी जड़ें हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ये मानव अस्मिता से ही शुरू होती है। मतलब कि जो भी हमारी मानव मात्र की गरिमा है, वहीं से शुरू हो जाता है राजनीतिक सिद्धांत का। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बुनियादी प्रश्नों का ये विश्लेषण करता है। ये बताता है कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज का संगठन कैसा होना चाहिए और हमें सरकार की जरूरत क्यों होती है, क्या बिना सरकार के समाज का अस्तित्व तो नहीं रह सकता है। सरकार अगर होगी तो कैसी होगी, लोकतांत्रिक ज्यादा अच्छा है या फिर राजतंत्र वाला ज्यादा अच्छा है। सरकार का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है, क्या जो सरकार कानून बना रही है वो हमारी आज़ादी को सीमित कर रहा है या फिर हमें पूरी तरह से आज़ादी प्रदान कर रहा है। सरकार का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या होना चाहिए, राज सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, मतलब जवाबदेही क्या होती है उसकी, और नागरिकों की अपनी राज सत्ता के प्रति क्या जवाबदेही होती है। तो इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत जो भी है, ये स्वतंत्रता, समानता और न्याय के जो भी मूल्य होते हैं, उन पे सुव्यवस्थित रूप से पूरी तरीके से विचार करता है, उनको समझाता है और उनको राजनीतिक प्रक्रियाओं से जोड़ के देखता है कि क्या समानता को प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए या फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से ये जो भी दैनिक जीवन में स्वतंत्रता और समानता की विस्तार की चीजें हैं, उसको देखता है, उसकी समझता है और उसकी वास्तविकता की परख जो है हम राजनीतिक सिद्धांतों के साथ में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे राजनीति क्या है। तो राजनीति का सामान्यतः से मतलब होता है कि कुछ लोग इसका बताते हैं कि ये जनसेवा है और इसे जनसेवा से जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कहीं कहीं लोग, जब बात आती है बैड पॉलिटिक्स की, तो कुछ लोग इसको घोटालों से जोड़ देते हैं। जैसे हमेशा से लोगों को, अगर कहीं भी किसी भी खेल हो या फिर क्लास में हो, कहीं पे कोई भी बच्चे जब रहते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि अगर कहीं पे कोई जोड़ तोड़ किया जाता है, अगर जोड़ किया जाता है, किसी से सोशल सिफारिश की बात की जाती है, तो वो फिर कहने लगते हैं कि भैया यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स मत चलाओ, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें फेयर और ट्रांसपेरेंट हो रही हैं उसे वैसे ही होने दो, पॉलिटिक्स अपनी जहाँ पे चलाना हो वहाँ पे चलाओ। तो इस तरह से हम पॉलिटिक्स को मतलब कि बेकार नजरिए से देखने लगते हैं और इसे गंदी राजनीति कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ और वो इससे बहुत ज्यादा निराश हो चुकते हैं। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं, जिनको राजनीति से पूरा पूरा लाभ होता है,
सरकार में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ ये राजनीति ही है। तो इस तरह से राजनीति की विभिन्न लोग अपनी-अपनी परिभाषाएँ देते हैं। लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीति क्या है? राजनीति का मतलब है कि जो भी राजा है उसकी नीतियाँ। अब आज के लोकतांत्रिक समय में राजा का मतलब सरकार हो जाता है, तो सरकार की जो भी नीतियाँ होती हैं, उसे ही राजनीति का एक पार्ट माना जाता है। चाहे ये आर्थिक नीति हो, चाहे ये विदेश नीति हो या फिर शिक्षा नीति हो। ये सारी नीतियाँ जो हैं, वो जो भी सरकारें बनाती हैं, तो इसे ही राजनीति का एक पार्ट माना जाता है। ये जो भी नीतियाँ बना रही है सरकार, क्या ये लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर रही हैं? क्या क्या ये अकुशल और भ्रष्ट लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल रही हैं? या फिर अगर सत्तारूढ़ सरकार वो जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को किसी प्रकार से हवा देती है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं, कर्फ्यू वगैरह लग ही जाता है, हम लोग देखते ही हैं। सांप्रदायिक हिंसा जब भी होती है, चाहे अभी दिल्ली का दंगा देख लिया जाए या फिर मुजफ्फरनगर में जो भी दंगे हुए थे, तो इस तरह से हम सांप्रदायिक दंगे अगर कहीं भी होने लगते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो इस तरह से जो भी सरकार की नीतियाँ होती हैं, जो भी सरकार के क्रियाकलाप होते हैं, उनसे आम जनजीवन को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और यही अर्थ हो जाता है राजनीति का। फिर हम राजनीति सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, दूसरा चीज़ आ जाता है। तो राजनीति सिद्धांत में यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग अपने आस-पास देखें तो हमें देखा जाएगा कि बहुत तरह से आंदोलन चलते रहते हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इससे पहले सीएए को लेकर आंदोलन चल रहा था, एनआरसी को लेकर आंदोलन चल रहा था, एनपीआर को लेकर के चल रहा था। तो इस तरह से बहुत समय-समय पर अन्ना आंदोलन 2012 में हम लोगों ने देखा ही था कि किस तरह से सरकार बदलने में बहुत ज़्यादा मदद की थी उसने। तो इस तरह से हमें आंदोलन चलते दिखते हैं, विकास दिखता रहेगा कि कहीं पे तालाब बन रहे हैं, कहीं पे स्कूल्स बन रहे हैं, उनका कायाकल्प हो रहा है, कहीं पे कुछ और चीज़ें हो रही हैं और हमें परिवर्तन दिखेगा। लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें उन पर, तो हम देखेंगे कि कुछ जो निश्चित हमारे मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको उन्होंने क्या किया कि जनता को प्रोत्साहित किया और उसी के हिसाब से जो हमारी नीति निर्माण प्रक्रिया हो रही है, उसी से हो रही है। तो इस तरह से लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता, यही आदर्श सिद्धांत हैं और राजनीतिक सिद्धांतों के रूप में ये इन्हीं को माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी हमारे संवैधानिक दस्तावेज है, यहाँ पे ये बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति ऐसे रातों-रात नहीं हो गई है। इसमें बहुत सारे विचारों, बहुत सारे मूल्यों का इसमें पूरी तरीके से गठजोड़ है और ये विचार और मूल्य एक दिन में आते नहीं हैं। ये अरस्तू और कौटिल्य के से शुरू होकर के रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और अब तक के बहुत सारे लोगों के मतलब मिले-जुले स्वरूप से बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही रूसो थे। इन्होंने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है, राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा बेहतर है। इसके बाद फिर रूसो ने भी बताया कि स्वतंत्रता ही मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने बताया कि स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी जरूरी होती है और गांधी जी ने भी अपने पुस्तक जब हिंद स्वराज इन्होंने लिखा था, तो इन्होंने जो वास्तविक स्वतंत्रता की बात कही तो वो स्वराज के अर्थ में ही की थी। अम्बेडकर ने हमेशा से जो भी अनुसूचित जातियां थी, जनजातियां थी और अल्पसंख्यक थे, उनके लिए समानता की बात की गई और उन्हें बताया कि ये समानता सिर्फ इन्हें दी ही नहीं जानी चाहिए, बल्कि समान अवसर प्राप्त करने के लिए इनको कुछ संरक्षण भी दिया जाना चाहिए। और इसी के आधार पर जो हमारे यहाँ पे इनको विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं आरक्षण के तौर पे, मतलब इन्हीं चीजों से परिलक्षित होता है वो चीजें, इसी से प्रेरित होती हैं। इस तरह से यहाँ पे कानून का राज आया, अधिकारों का बंटवारा हुआ, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीजें जो हैं नीतियों की सार्थकता की, बस सिर्फ नीति निर्माण कराना ही जरूरी नहीं है। नीति निर्माण करने के बाद में नीतियों का कार्यान्वयन और नीतियों की सार्थकता की जांच जो है वो लोग देखते हैं कि न्यायपालिका करता है। और इस तरह से ये सब चीजें न्यायिक पुनरावलोकन हो या फिर कानून का राज हो, अधिकारों का बंटवारा, इन सब चीजों का जो भी है ये सुप्रीम कोर्ट देखता है। और इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत मतलब यहाँ पे एक ये था कि राजनीति सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोगों ने जाना कि जो भी स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्य हैं, वो राजनीति से कैसे प्रेरित होते हैं,
उनसे प्रेरित होकर के राजनीति कैसे बनती है, नीतियाँ जो हैं वो क्या इन मूल्यों से बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, इन सब की जाँच जो है ये यहाँ पे होता है। राजनैतिक मूल्य कौन-कौन से होते हैं इसमें। फिर इसके बाद फिर ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या अभी ये हमारे लिए प्रासंगिक हैं? क्या हमने स्वतंत्रता और लोकतंत्र को प्राप्त कर लिया है? जिस तरह से हमारा संविधान है और संविधान में वो यहाँ पे स्वायत्तता और स्वतंत्रता की बात कही गई है, संप्रभुता की बात कही गई है कि भारत एक संप्रभु देश है और अगर हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम भारत के लोगों की बात की जाती है। हम भारत के लोगों का सीधा-सा तात्पर्य है कि भारत में जो भी संप्रभुता है वो लोगों के पास है। तो इस तरह से यहाँ पे यही आता है कि क्या हम लोगों ने उसको जो हमारे लक्ष्य थे उसको प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे आता है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी है समानता, क्या वो समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उस तरह से नहीं है। लोगों के पास राजनीतिक अधिकार तो समान है कि एक व्यक्ति एक वोट देगा, लेकिन अभी भी उनके साथ में जाति या गरीबी के आधार पर भेदभाव हो रहा है। और अभी ऐसा भी है कि कभी-कभी समाज में कुछ लोगों को विशेषाधिकार, समानता के सिद्धांत का सीधा-सा तात्पर्य है कि किसी के साथ आप विशेष बर्ताव नहीं करेंगे, कोई भी स्पेशल प्रेफ़रेंस नहीं होगा। लेकिन क्या अभी विशेष बर्ताव किया जा रहा है? और क्या यहाँ पे जो भी लोग हैं, उनको बराबर की शिक्षा मिल रही है? और इस तरह से क्या स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना ही है? इन सब चीज़ों की भी यहाँ पे पड़ताल की जाती है। फिर दूसरा यहाँ पे है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की भी गारंटी दी गई है, लेकिन हम लोग हमेशा देखते हैं कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है। जैसे अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन वहाँ पे भी जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कही गई है कि अगर कहीं पे आप कुछ दंगे भड़काने वाला चीज़ें बोलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, इस टाइप की अगर कुछ भी बोलते हैं जिनसे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचता है, तो आपकी स्वतंत्रता वहीं पे सीमित हो जाती है। तो इस तरह से इस यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसके अलावा फिर तीसरी बात ये भी है कि जैसे-जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, तो हम आज़ादी और आज़ादी पर जो भी संभावित खतरे हैं, उनके नए-नए आयामों को खोज रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो भी वैश्विक संचार के समय में अगर हम ग्लोबलाइज़ेशन के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे हमेशा देखते हैं कि जो आदिवासी संस्कृति होती हैं, जो जंगल में लोग रहते हैं, हमेशा होता क्या है कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जाती हैं, वहाँ पे जंगल में जो भी संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज़ होते हैं, चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे फिर वो खनिज तेल है, उनको निकालती हैं और फिर वहाँ से जो वहाँ के लोग रहते हैं, जिनका वो वासस्थान रहता है, उन्हीं को वहाँ पे हटा दिया जाता है। वो लोग माइग्रेट करते हैं, इधर-उधर टहलते रहते हैं, बेघर हो जाते हैं। ना तो उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मिलता है, ना तो उनको प्रॉपर घर मिलता है। तो इस तरह से उनको पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है सुरक्षा। तो उनकी उनकी भी तो स्वतंत्रता है। तो इस तरह से ये एक यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। इसी तरह से इंटरनेट इस्तेमाल पर होता है कि इंटरनेट यूज़ करके बहुत लोग मिसयूज़ करते हैं जब इंटरनेट का, और इंटरनेट से जब साइबर बुलिंग होने लगती है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जाने लगता है, ब्लैकमेलिंग होने लगती है, तो क्या इंटरनेट को इस तरह से यूज़ करना सही है? अगर कहीं भी दंगे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग एक-एक मैसेज के जैसे ही आता है, चाहे जम्मू कश्मीर वाला देख लिया जाए जितना भी होता है, तो वहाँ पे यही चीज़ें होती है कि व्हाट्सएप ग्रुप से लोग जुड़े होते हैं और जैसे ही एक मैसेज आता है तुरंत पत्थर फेंकने के लिए निकल जाते हैं वो लोग, उनका आपस में गिरोह होता है। तो जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो इंटरनेट को किस तरह से प्रतिबंधित किया जाए? क्या इंटरनेट का अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो इसमें कहा गया था कि इंटरनेट जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के लिए ज़रूरी है और आर्टिकल 19 के तहत में और आर्टिकल 21 के तहत में इंटरनेट को मूल अधिकार माना गया था। लेकिन क्या इंटरनेट को किस तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए? जैसे अभी दिल्ली में दंगा होने वाला था, मतलब जब भी दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है इस टाइम पे, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरनेट को वहाँ पे बैन कर दिया गया था जब भारत बंद का आह्वान किया गया। तो इस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल जो भी लोग करते हैं, उनको कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क का विषय है। इसी तरह से मेल हम लोग भेजते हैं, तो मेल हम लोग किसी को भी किसी तरह से भेज सकते हैं, इसमें भी कुछ-कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसमें हमारा समानता में क्या-क्या प्रतिबंध हो जाते हैं, स्वतंत्रता में क्या-क्या प्रतिबंध हो जाते हैं, न्याय के लिए क्या-क्या उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या-क्या सोच सकते हैं हम लोग। तो इस सब कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर अगली बात यहाँ पे आती है कि राजनैतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि राजनीतिक सिद्धांत कौन-कौन से पढ़ते हैं, तो हमने स्वतंत्रता की बात की, हमने समानता की बात की और हमने न्याय की बात की। अब यहाँ पे हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि जो भी राजनीतिक सिद्धांत हमने पढ़ा,
क्या हम उसको सही रूपों में उतार रहे हैं अपने व्यवहार में या सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जैसे अगर हम लोग समानता की बात करते हैं, तो कभी-कभी होता है कि समानता का अर्थ हम लोग मानते हैं कि सभी के लिए समान अवसर है और कहीं भी किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेफ़रेंस ना दिया जाए, तो सबके लिए समान अवसर की बात करता है समानता का सिद्धांत। परंतु अगर हम देखते हैं कि जैसे आज काउंटर पे जाते हैं, कहीं भी टिकट लेने के लिए अगर हम लोग लाइन में खड़े होते हैं, किसी भी ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में हम लाइन में खड़े होते हैं और कोई भी अगर लाइन तोड़ के पीछे से आगे आ जाता है तो लोग उसको बोलने लगते हैं कि ऐसे कैसे आ गए, हम भी तो खड़े हैं इतनी देर से, हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या तुम ही हो, तुम्हें स्पेशल प्रेफरेंस क्यों दिया जाए। परंतु अगर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे अगर वृद्धों के लिए, वहाँ पे विकलांग के लिए, जो भी दिव्यांग है उनके लिए अगर अलग से कोई लाइन लगी होती है, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो बैंक में हो या फिर कहीं पे स्टेशन पे हो, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे हो, तो वहाँ पे कोई विरोध नहीं करता और लोग ये मानते हैं कि हाँ, इनको स्पेशल प्रेफ़रेंस देना चाहिए क्योंकि इनके लिए ये मतलब ये समान अवसर की इसमें कोई बुराई नहीं है अगर इनको स्पेशल प्रेफ़रेंस दिया जाए तो। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भी आरक्षण के नियम होते हैं, तो जो भी आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक जो भी रीज़न्स है, जिनकी वजह से लोग पीछे रह गए, कुछ लोग पीछे रह गए, उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है कि हाँ, उनको भी बराबरी देखो समान अवसर, इसमें समानता के सिद्धांत में एक बात आती है कि सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना, लेकिन सभी के लिए समान अवसर का मतलब ये है कि बराबरी के लिए बराबर रहना, लेकिन अगर जो पहले से ही गैर बराबरी है उसके लिए बराबरी कैसे लाना। जैसे अगर कोई एक पेड़ है और कोई एक कंपटीशन रखा जाता है कि जो इस पेड़ पे चढ़ेगा उसे ही ये चीज मिलेगी, तो अब उसमें हाथी भी है, शेर भी है, चीता भी है, बंदर भी है, तो सबके लिए सेम कंपटीशन नहीं हो सकता है पेड़ पे चढ़ना। जैसे हाथी के लिए पेड़ पे चढ़ना मुश्किल है, लेकिन बंदर के लिए तो बहुत आसान काम है। तो इस तरह से ऐसा कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए जिसमें अगर कुछ लोग पीछे हैं तो उनको आगे रख करके और फिर उससे उनसे बराबरी पे आ जाए, फिर बराबरी देना चाहिए, तो वो कंपटीशन सही होता है। तो आरक्षण की जो अवधारणा है वो इसी न्याय के सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए की गई है। अब हालाँकि उसमें भी अब बहुत ज़्यादा विवाद हो रहे हैं आरक्षण को लेकर के, क्रीमी लेयर का विवाद है, जनरल अपना अलग ही कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें बाद की बातें हैं, उन्हें हम बाद में ही देखेंगे। लेकिन इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने समानता को समझा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत से बच्चे जब स्कूल नहीं जा पाते हैं और उनका पेट भरने के लिए अपना उन्हें काम करना पड़ता है। जैसे अब हम लोग चाय की दुकान पे जाते हैं, तो कोई छोटू काम करता रहता है जो। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे हमें दुःख होता है और हमें लगता है कि हाँ, इनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए और जो शिक्षा का अधिकार है, वो सबके पास होना चाहिए। वैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 21A में दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में है। लेकिन अभी भी बहुत लोगों को नहीं प्राप्त हो पा रहा है। उसके कुछ अलग ही रीज़न्स हैं, वो हम लोग तो पता ही है कि जो भी उसके रीज़न्स हैं क्यों नहीं मिल पा रहा है, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे समानता के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग जब आते हैं कि जब हम लोग इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जैसे समानता का सिद्धांत है, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखी, कहीं पे हमें समानता सही लग रही है, कहीं पे समानता नहीं सही लग रही है। तो इस तरह से इसी तरह से जो आज़ादी है, नागरिकता है, अधिकार है, विकास है, न्याय है, समानता है, राष्ट्रवाद है और धर्मनिरपेक्षता है। आगे के जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों पे देखेंगे कि बहुत सारी बहसें हैं, कहीं पे हमें अपनी स्वतंत्रता रहती है कि हाँ, ये होना चाहिए, लेकिन अगर हम स्टेट के लेवल पे देखें, राज्य के स्तर पर देखें, राष्ट्र के स्तर पर देखें, तो अगर वो हमारी स्वतंत्रता, हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक हो रही है, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारी एकता और अखंडता हमारी स्वतंत्रता से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी एकता और अखंडता ही नहीं बची रहेगी, तो हम कैसी स्वतंत्रता को अपनी एंजॉय कर पाएंगे, कैसी स्वतंत्रता को जी पाएंगे। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अब इसमें है कि हमें राजनैतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि राजनैतिक सिद्धांत कैसे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राजनैतिक सिद्धांत कैसे पढ़ना चाहिए, किनको पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कभी-कभी लोग कहते हैं कि भैया हम क्यों पढ़ें राजनीति की बुक, हमें कोई कंपटीशन पास करके हमें बहुत बड़ा टॉपर नहीं बनना है, हमें आईएएस नहीं बनना है, तो हम क्यों पढ़ें? तो इस पैरा में पूरा वही बात बताई गई है कि भाई आप क्यों पढ़ो?
आप अगर टॉपर बनना चाहते हो तो भी आप पढ़ो, आप टॉपर नहीं बनना चाहते हो तो भी आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया कि जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी वकील हैं, जज हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पत्रकार हैं, जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं, तो उन्हें पढ़ना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत। तभी वो जान पाएंगे कि समानता का क्या अर्थ है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, न्याय का क्या अर्थ है, और तभी वो इन मूल्यों के आधार पर अपने जो भी क्रियाकलाप है उनका वो पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। फिर पहली बात यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। तो सबसे पहले छात्र के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो भाई उनका है कि वो कोई भी पेशा चुन सकते हैं, चाहे वो पत्रकार बन सकते हैं, वो राजनीतिक बन सकते हैं, वो नौकरशाह बन सकते हैं, और इस तरह से वो कोई भी पेशा चुन सकते हैं। तो इसलिए छात्रों को ये चीजें जानने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर इस तरह से हम लोग फिर अगली बात देखते हैं कि हम एक नागरिक बनने जा रहे हैं, और नागरिक बनने के लिए हमें क्या है कि अपनी चीज़ों को पता रहनी चाहिए, इसके लिए भी ये ज़रूरी है। फिर है कि अगर हम कहीं पे भी कुछ भी अगर जाते हैं कहीं पे, आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे बहुत ही अमूर्त मसले नहीं है। ऐसा नहीं कि इनका हमसे रोज मेल छाल नहीं होता है, चाहे परिवार में हो, विद्यालय में हो और महाविद्यालय में, व्यावसायिक, अगर हम कहीं पे भेदभाव का सामना कर रहे हैं और अगर हम तो यहाँ पे हम इन राजनीतिक सिद्धांतों की मदद से पता कर सकते हैं कि क्या हमारे साथ भेदभाव जो हो रहा है। जैसे बहुत लोग आरक्षण को लेकर के बहस करते हैं कि नहीं, ये हमारे साथ भेदभाव है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को राजनीतिक सिद्धांत पता रहेगा और हम लोगों को आरक्षण के पीछे की चीजें पता रहेगी कि हाँ वो क्यों है, तो जो हम भेदभाव का सामना कर रहे हैं उसे हम भेदभाव नहीं मानेंगे, उसे मानेंगे कि हाँ इन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, इसलिए इनको स्पेशल प्रेफरेंस देना चाहिए। अब हमने पहले भी बताया है कि हाँ अभी इस पे आरक्षण को लेकर काफी वाद विवाद हो रहा है, और आरक्षण में हम लोग देख रहे हैं कि जो एक बार आरक्षण का लाभ ले लेते हैं उन्हीं को बार बार आरक्षण का लाभ मिलता जाता है। और उस जैसे कि जो भी पिछड़े हुए लोग हैं अगर उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो उसमें भी एक कैटेगरी बन गई है, उन्हीं को बार बार मिल रहा है, और जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं वो अभी तक पिछड़े हुए हैं। और वो एक पूरी बहस का विषय है कि हाँ आरक्षण किसको दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए, उसका क्या रेशनलाइजेशन होना चाहिए। तो ये एक अलग बहस का ही विषय है। तो यहाँ पे जो मतलब जो आरक्षण के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। फिर यहाँ पे है कि अगला कि कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि हम लोग जो भी अपने से भिन्न लोग रहते हैं उनके प्रति पूर्वाग्रह रहते हैं। जैसे जो भी एसिड अटैकर्स होते हैं हम लोग उनको देखते हैं तो मुंह बना लेते हैं, हाय कितना मतलब मुंह जला हुआ है, एकदम अजीब सा होने लगता है। कभी कभी जो लोग मतलब इस तरह से वो एक तो वो पीड़ित भी है और दूसरी तरफ हम उनके प्रति पूर्वाग्रह भी रखते हैं। जैसे ट्रांसजेंडर होते हैं तो उनके प्रति भी हमारा पूर्वाग्रह होता है। तो अपने आप को भी बदलने के लिए अपने आप को भी बदलने के लिए कभी कभी राजनीतिक सिद्धांतों की जरूरत होती है कि हम उन समूहों के प्रति पूर्वाग्रह न रखें। इस तरह से जो छात्र होते हैं हम लोगों ने देखा कि इस तरह से सबके लिए राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। छात्र जो होते हैं वो बहस में भाग लेते हैं, कभी कभी भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह से अगर वो अपने तर्कों के द्वारा नहीं जानते होंगे, अपने तर्कों का उन्हें पता नहीं होगा, तो वो बहुत ज्यादा वहां पे डिबेट नहीं कर सकेंगे। तो उनको ही जानने के लिए यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांतों की जरूरत होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि राजनीतिक सिद्धांत, सबसे पहले जाना कि राजनीति क्या है, फिर राजनीतिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, और फिर हम लोगों ने देखा कि कौन कौन राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ सकता है। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कीजिए इसको। और अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी समझने में तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। और इस तरह से हमारा पूरा ही ध्यान यही है कि हम पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और प्रतिदिन एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, तो एक एक चैप्टर करके पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। तो थैंक यू।